जैन देशवासियों, चर्चा करते हैं माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जो इस्तीफे का मामला है। कल भी चर्चा करी थी, इसमें कई चीजें और निकल गई हैं। मामला क्या था, जो दिल्ली के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नोट जलते पाए थे, उसमें संसद में महाभियोग चलाना था वर्मा जी के खिलाफ। केंद्र सरकार चाह रही थी कि महाभियोग पहले लोकसभा में चले, उसके बाद राज्यसभा में चले। लेकिन जो धनखड़ जी है ना, वो चाहने लगे कि भाई ये राज्यसभा में ले चले पहले, और उन्होंने सरकार से भी तालमेल नहीं किया। जबकि उसी दिन केंद्र सरकार ने, सत्ता पक्ष ने जो महाभियोग प्रस्ताव था उसका ज्ञापन माननीय स्पीकर को लोकसभा में पेश किया, और राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता है उन्होंने जो ज्ञापन था महाभियोग का वो दे दिया उपराष्ट्रपति महोदय को, और धनखड़ जी ने भी उसको स्वीकार कर लिया। और इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष में और धनखड़ जी में विवाद होना शुरू हो गया, यानी सरकार में और धनखड़ जी में। क्यों? क्योंकि जो केंद्र सरकार है ना, वो चाह रही थी, जो सत्ता पक्ष चाह रहा था कि पहले लोकसभा में महाभियोग चले, उसके बाद राज्यसभा में जाए। लेकिन धनखड़ जी सत्ता को ना दो केंद्र बिंदुओं में बांटना चाह रहे थे। जबकि ये मैं यहां पे मानूंगा अगर धनखड़ जी की गलती है, सत्ता केंद्र एक ही होना चाहिए। अगर किसी परिवार का जो सत्ता केंद्र होता है ना, परिवार का मुखिया एक होगा, वो उन्नति करता है। इसी तरह से देश का है, अगर सत्ता केंद्र बिंदु दो हो गए ना, तो वहां नुकसान होता, कोई फायदा नहीं होता। सत्ता केंद्र हमेशा एक होना चाहिए। लेकिन धनखड़ जी सत्ता केंद्र दो बनवाना चाह रहे थे, यानी अपने आप को भी पावरफुल बनाना चाह रहे थे। और जैसे ही सत्ता पक्ष को ये पता चला कि धनखड़ जी ने विपक्ष का जो ज्ञापन हो स्वीकार कर लिया है, तो धनखड़ जी को समझाने के लिए तीन जो सत्ता पक्ष के नेता थे, नड्डा जी, ये मीडिया में आया था, जो सोर्स बता रहे हो कल चला, नड्डा जी, किरण रिजिजू जी और मेघवाल जी, तीनों गए धनखड़ जी के से बात करने के लिए, विचार विमर्श किया। लेकिन धनखड़ जी अपनी बात पर अड़े रहे और टस से मस नहीं हुए। क्यों? उन्होंने ये जिद लगा ली कि भाई मैं स्वीकार करूंगा, मेरे यहां से महाभियोग चलेगा, यानी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन ये अनाड़ीपन है, शक्ति ऐसे नहीं बढ़ती। यानी कि आदमी से बड़ा दल होता है, दल से बड़ा देश होता है। और देश की जो सत्ता है ना, वो का केंद्र बिंदु एक है। अगर कोई आदमी सत्ता में बैठा हुआ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ लोग अगर उस केंद्र बिंदु दो बनाना चाहे ना, तो उसमें देश का भी नुकसान होता है, अपना खुद का भी नुकसान होता है। और ये अनाड़ीपना है। यहाँ पे आप लोगों में एक बात और बता दूं, जब 3 बार धनखड़ जी घर पे गए, 3 नेता और बड़े नेता थे, उसको सारी बातें समझाई, लेकिन धनखड़ जी नहीं माने। कारण क्या था? जो बात निकल गई है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता थे उनसे भी धनखड़ जी मिले थे 1-2 बार। मैं धनखड़ जी से यहाँ एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर धनखड़ जी आपकी उम्र है ना, मेरे से 15-20 साल बड़ी है, और जब देश में इमरजेंसी लागू हुई उस टाइम में 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, और जनता पार्टी बनी थी, और कांग्रेस की जो सरकार गिर गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। और जो मजे हुए खिलाड़ी थे ना, उन्होंने 26 महीने में किस तरह से जनता पार्टी की सरकार के कई धड़े कर दिए, तोड़ दी थी। और चौधरी चरण सिंह को इसी तरह से बहका करके प्रधानमंत्री बना करके और 6 महीने में उसकी सरकार गिरवा दी थी। ये था जो मंजे हुए खिलाड़ी है ना, उनकी राजनीति थी। और आप भी उसी राजनीति का शिकार हो गए। इसी तरह चौधरी देवीलाल भी इस राजनीति का शिकार हुए थे। मेहनत करी चौधरी देवीलाल ने, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो वो भी जो कांग्रेस के मजे हुए खिलाड़ी थे उनकी राजनीति के शिकार हो गए। धनखड़ जी ने यहाँ पे शिक्षा नहीं ली। जो 2 घटनाएं घट चुकी थी देश की राजनीति में इससे पहले, कि कांग्रेस के जो मजे हुए खिलाड़ी किस तरह से सत्ता पक्ष को कमजोर करते हैं, किस तरह सरकारें गिराते हैं, इस मामले में पूरे खिलाड़ी है। लेकिन आदमी अपने लालच के लिए कह लो या अपने स्वार्थ के लिए कह लो, दूसरे की बहकावी में आगे अपना भी नुकसान करता है, राष्ट्र का भी नुकसान करता है। जब सत्ता पक्ष के 3 नेता आकर के मिले हैं और सारी बातें शेयर करी हैं, तो धनखड़ जी ने अपनी जिद पर नहीं अड़ना चाहिए था। और मैं यहाँ एक बात और पूछना चाहूंगा धनखड़ जी से। धनखड़ जी, आपको जो बीजेपी की सरकार ने गवर्नर भी बनाया, बीजेपी की सरकार ने उपराष्ट्रपति बनाया, और आप उसी सरकार के साथ तालमेल बैठा के नहीं चल रहे हो, इसका मतलब आपने यानी कि जोश के साथ होश को खो दिया। और आदमी वही आगे निकलता है
जो जोश के साथ होश को नहीं खोता और होश को हमेशा रखता आगे रखता है, जोश के साथ है ना होश भी रखना चाहिए। और हमेशा जीत है ना बुद्धि की होती है, ताकत और बुद्धि का मेल होगा ना जब युद्ध जीते जाते हैं। और बुद्धि ऊपर होती है, ताकत उसके बाद आती है। ताकत से कभी युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं बुद्धि और ताकत का जो इकट्ठा मिलन होगा जब। और कई बार क्या होती है, ताकतवर आदमी को बुद्धिमान आदमी गिरा लेता है। और आप जो शिकार हुए ना षड्यंत्र हुए, वो आपकी अपनी खुद ही कमी के कारण हुए हैं। और देखो इसमें सच्चाई जो कल मीडिया में बात आई थी कि वे 3 बार मीटिंग की सत्ता पक्ष के नेताओं ने, लेकिन धनखड़ जी अपनी बात से टस से मस नहीं हुए, तो यहाँ पे धनखड़ जी की गलती है। देशवासियों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मंजे हुए पुराने खिलाड़ी है ना, इन्होंने कई बार सरकार गिराई है देश की। इस तरह से ये क्या करते हैं कि अगर ये विपक्ष में बैठ गए तो किसी तरह से सरकारों को गिराते हैं। जैसे 2014 के बाद किसानों को लागा बैठाया, देश में दंगे कराए, पता नहीं क्या क्या कराइए, सिर्फ सत्ता को यानी गिराने का था, सरकार को गिराने का था। षड्यंत्र इस तरह रचते हैं। अब क्या है, सबसे सॉफ्ट जो टारगेट है ना, इन्होंने देखे भावुक आदमी है उपराष्ट्रपति जी, और उनके नजदीकियां बढ़ा करके और इस तरह काम करा दिया। लेकिन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए आदमी है, उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो आप जिस सिंहासन के ऊपर बैठे हो, उस सिंहासन के जो आसपास जो लोग आते हैं ना, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, वो आपको आपके सिंहासन को हिलाने के लिए बातें करते हैं, आपके सिंहासन को मजबूत नहीं करेंगे। और इसमें धनखड़ जी मार खा गए। क्यों? उन्होंने सत्ता पक्ष की जो सरकार थी, सत्ता पक्ष ने उसको उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाया, और वो विपक्ष की बातों में आ गए। और विपक्ष चाहता ही था कोई आदमी हमारे फंसा रही, हम सरकार ही वो करे। और ये धनखड़ जी काफी बुद्धिमान आदमी है, और मैं तो ये कहूंगा उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। चौधरी चरण सिंह के साथ भी ये घटना घटी थी, और चौधरी देवीलाल के साथ भी ये घटना घटी, और पेशे से अधिवक्ता भी है धनखड़ जी। लेकिन अब इसको क्या कहे, यानी कि राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है धनखड़ जी। मेरे अपने खुद के विचार ये है, अगर राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी होते तो हालात और उस वक्त को देखकर इस तरह गलतियां ना करते। और जिस पार्टी ने उसको इतना कुछ दिया तो उस पार्टी के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए था। और कभी भी सत्ता का केंद्र बिंदु दो बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आदमी सत्ता के केंद्र बिंदु दो बनाने की कोशिश करेगा ना, चाहे परिवार में हो या राष्ट्र में हो, तो वहां नुकसान होता है खुद का भी और राष्ट्र का भी। जब सत्ता का केंद्र बिंदु एक है, तो धनखड़ जी ने इस चीज को स्वीकार करना चाहिए था। अभी हमारा जो राष्ट्र है, उसकी जो सत्ता है, उसका केंद्र बिंदु एक था, तो मैं 2 केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश ना करूं। लेकिन वो चाह रहे थे कि सत्ता के जो केंद्र बिंदु है ना, यानी अपने आपको भी ताकतवर दिखाना चाह रहे थे। और इस घटना में उनको ये बात इस्तीफा देना पड़ गया, और उसके बाद वो बिल्कुल चुप है। मैं यहाँ देश के नौजवान बच्चों से और जो नए नए राजनीतिक खिलाड़ी है ना, उनको ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह की जो चीजें ये कई में घटती हैं। और जब अगर आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हो, तो आपने बहुत सोच समझ कर और जोश में होश नहीं खोना है, और दूसरों की बातों में नहीं आना है। दूसरे जो लोग होते हैं वो अपने फायदे के लिए आपकी चाटुकारिता करेंगे, और लेकिन वो आपका नुकसान कराए जाएंगे। चौधरी देवीलाल का नुकसान भी इसी तरह हुआ था, चौधरी चरण सिंह का भी इसी तरह किया था जो मजे हुए खिलाड़ियों ने, और धनखड़ जी का भी इसी तरह से कर दिया। देश के सभी युवाओं से प्रार्थना, इन चीजों से सीखने की कोशिश करें, और हमेशा जो है ना, जिसने आपको सम्मान दिया है उसके प्रति समर्पित रहे, जब भी आपकी उन्नति होगी। नहीं तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती अगर आप समर्पित नहीं होंगे। अगर जिसने आपको सम्मान दिया उसी का विरोध करना शुरू करेंगे, तो आपका पतन निश्चित है। इसका सारांश ये है भाई। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।